जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज हमारी काफ़ी देर बाद मुलाकात हो रही है। थोड़ी सी मसरूफियत थी, इसलिए मैं लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर सका। बेटा, आज हम एफएससी पार्ट 1 जो है उसका चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 5 वो हम करने लगे। तो चलें अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जी तो बच्चों, वेलकम बैक। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और ये है स्क्रीन के सामने हमारा आज का लेक्चर। बेटा, इसमें हमने डिस्कस करना है, ये हमारा टॉपिक है। कुछ बेसिक आप समझ लें, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, एक ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, उसके बाद नल वेक्टर की डेफिनेशन, और उसके बाद इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन। तो आज के लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? वेक्टर, हाउ अ वेक्टर इज़ मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर। उसके बाद हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, व्हाट इज़ नल वेक्टर, एंड व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स। बेटा, आज के लेक्चर के लिए या आज के लेक्चर को समझने के लिए जो जो चीज़ें या जिन चीज़ों की आपको जो नॉलेज पहले से आपके पास होना चाहिए वो क्या है जी, कि हम जानते हैं कि एक वेक्टर जो है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, यानी वो दो चीज़ों के मिलकर बनता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो चलें नेक्स्ट हमारा जो आप समझ लें कि जो मेन हमारा लेक्चर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और ये हमारा पहला टॉपिक है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। ये ठीक है जी। इसमें बेटा सबसे पहले एक बात तो जहन में रखें कि स्केलर का मतलब क्या है। स्केलर का मतलब है कोई नंबर, एनी नंबर। ठीक है, स्केलर से क्या मुराद है? एनी नंबर। अच्छा, अब नंबर जो है आप जानते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करते हैं कि जिस स्केलर के साथ हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें वो स्केलर पॉजिटिव है, यानी वो नंबर पॉजिटिव है। अब आप जानते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ का मतलब क्या है। ऐसी वैल्यूज़ जो ज़ीरो से बड़ी हैं उनको हम पॉजिटिव वैल्यूज़ कहते हैं। यानी फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो नंबर है जिसे मैं n से ज़ाहिर कर देता हूँ, ये ज़ीरो से बड़ा है। तो जब हम किसी वेक्टर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर में वेक्टर आएगा उस वेक्टर के नाम को हम कैसे लिखेंगे? जो वेक्टर का पहले से नाम था उसके साथ n लिख देंगे। अब n जो भी था, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी, ठीक हो गया। जैसे यहाँ फ़र्ज़ करें सामने आपके पास एक वेक्टर है a। अब इस वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखें 2 जो है ये पॉजिटिव नंबर है, तो जो आंसर आएगा यानी जो प्रोडक्ट वेक्टर होगा उसका नाम हम क्या रख देंगे? 2a। यानी अब नए वेक्टर का नाम हो जाएगा 2a और ऊपर वेक्टर का निशान। अच्छा, इसी तरह प्रोडक्ट वेक्टर मैंने आपको बता दिया, ये बन जाएगा na। लेकिन इस प्रोडक्ट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी? देखें, जो वेक्टर a की मैग्नीट्यूड थी उसको आप नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब है इफ़ेक्टिव वैल्यू, और इफ़ेक्टिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी कीमत, मिकदार, कीमत, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मैग्नीट्यूड आंसर में आएगी दैट मस्ट बी रिटन पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ये देखें मैंने क्या किया,
वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि जब हम किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। पहली चीज़, अगर किसी भी नंबर से आपने वेक्टर ए को, फ़र्ज़ करें वेक्टर ए है, उसको मल्टीप्लाई करना है तो उस नए वेक्टर का नाम क्या बन जाएगा, एन ए। जैसे नंबर अगर n है तो जो प्रोडक्ट वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, एन ए और ऊपर वेक्टर का साइन। सिमिलरली अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, दूसरे नंबर पे मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताई। मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, वेक्टर की मैग्नीट्यूड को नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई कर दें और जो मैग्नीट्यूड है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड थी 5 और नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे वो था 2, तो आप 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 10। यानी ये प्रोडक्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड बन जाएगी और इसे हमेशा हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि अगर आपने किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो जो आंसर में जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन बातें आपने पॉजिटिव नंबर के लिए याद रखनी है। इसके बाद देखें, इसी टॉपिक का दूसरा हिस्सा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो ज़ीरो से छोटा होता है। हम जानते हैं ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव होती हैं। अब फ़र्ज़ करें नंबर जो हम फ़र्ज़ कर रहे हैं वो है n, अब ये ज़ीरो से छोटा है तो ज़ाहिर बात है अब जो प्रोडक्ट वेक्टर आएगा उसका नाम आप क्या रखेंगे, -n वेक्टर a। ठीक है, नंबर -n था, नेगेटिव था, तो जो प्रोडक्ट वेक्टर है वो भी ज़ाहिर बात है उसका नाम भी नेगेटिव में आएगा। लेकिन दोबारा वही बात, प्रोडक्ट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो अभी भी पॉजिटिव ही होगी। और ये कैसे आएगी, जैसे मैंने आपको पिछली डिस्कशन में बताया था कि जो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है उसको आप सिंपली नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर को पॉजिटिव लिख देंगे। यानी देखें यहाँ नंबर नेगेटिव था लेकिन मैग्नीट्यूड का आंसर यहाँ भी पॉजिटिव आया है। ठीक है, सेम, ये देखें बिल्कुल सेम, जैसे ये था वैसे ही ये ठीक हो गया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात, चूँकि ये नंबर नेगेटिव था इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी ऑपोजिट हो जाएगी, यानी उलट जाएगी। जैसे यहाँ एग्जांपल में आप देखें, पहले नंबर पॉजिटिव था यानी वेक्टर ए को, ये देखें पहले मैं वेक्टर ए को पॉजिटिव नंबर से यानी +2 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो जो आंसर आया था उसका नाम क्या बना, 2a वेक्टर, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई, डबल, क्योंकि नंबर 2 था। और तीसरी चीज़, डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट वेक्टर है उसका नाम भी चेंज हो गया, -2a वेक्टर। मैग्नीट्यूड अभी भी उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, पहले भी आपने मैग्नीट्यूड का डबल ले लिया था, अब भी मैग्नीट्यूड का डबल ले लेंगे क्योंकि नंबर अभी भी 2 है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैग्नीट्यूड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए मैग्नीट्यूड तो प्लस में ही आएगी, लेकिन डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। पहले डायरेक्शन राइटवर्ड थी और अब डायरेक्शन क्या हो गई है, लेफ्टवर्ड। तो ये था बेटा आपका ये अभी का ये वाला टॉपिक जिसकी हेडिंग थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ स्केलर। अच्छा, इसमें देखें एंड पे एक छोटा सा नोट मैंने लिखा हुआ है। इस नोट को अगर आप गौर से देख लें, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। अगर किसी वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो वो नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है, ये बताता है कि वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर दी गई है। जैसे आप ये देखें -2a वेक्टर था, इसका मतलब क्या था कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है यानी ऑपोजिट हो गई है। अच्छा, यहाँ एक देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक MCQ भी है जो मैंने यहाँ पे पुट किया है। देखें, अगर आपसे ये कहा जाए कि वेक्टर a और b के दरमियान ये रिलेशन है,
यानी a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस b वेक्टर, यानी b का नेगेटिव लिया जाए तो a बनता है, और b का नेगेटिव लेने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो इसका मतलब है a और b में आपस में कितना एंगल होगा, दैट वुड बी 180 डिग्री। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक हो गया। तो बेटा ये था आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ स्केलर। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट जो आपका इस आज के लेक्चर में छोटा सा टॉपिक था, दैट इज यूनिट वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर जो है, आप इसके नाम से आपको समझ आ रही होगी, यूनिट का मतलब होता है वन, यूनिट वन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसकी अपनी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, वन। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। ये ऐसा वेक्टर है जिसकी अपनी मैग्नीट्यूड क्या है, वन है। तो फिर इसका पर्पस क्या है, इसका काम क्या है? ये किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है यूनिट वेक्टर का अपनी मैग्नीट्यूड के लिहाज से कोई काम नहीं है, उसकी अपनी मैग्नीट्यूड वन है, बट दिस वेक्टर इज यूज टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो ये देखें इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, अ यूनिट वेक्टर इज इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड वन है और इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। यूनिट से मुराद है मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर है उसकी अपनी मैग्नीट्यूड वन है और ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आगे ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक है जी। इसके बाद आप देखें यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमने लिखा हुआ है। देखें एक बात आप देखें कि अगर मैं बोलूं कि कोई वेक्टर है a, तो इस वेक्टर में कितनी चीज़ें होंगी, दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आप जानते हैं मैग्नीट्यूड को जाहिर करने का तरीका क्या है, वेक्टर के ऊपर से एरो का निशान हटा दें, और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को जाहिर करने का तरीका होता है a हैट, यानी जिस वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर आप लिखना चाहते हैं उस वेक्टर का नाम लिखें और उसके ऊपर उल्टा v लगा दें, यानी एरो हटा के उल्टा v लगा दें। ठीक है, इसे बोलते हैं हैट, यानी इसे मैं क्या बोलूँगा, a हैट। अब यहाँ से देखें a हैट जो है उसका फॉर्मूला क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड पे a हैट रह गया और ऊपर आ गया वेक्टर और नीचे आ गई उसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर के नीचे उसकी मैग्नीट्यूड आ गई और ऊपर क्या आ गया, वेक्टर। इसका मतलब है वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपके पास उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा बेटा, इसमें अब हम सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो बात आपने याद रखनी है। देखें एक बात तो ये कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जो मैंने पिछला टॉपिक करवाया था वो भी शॉर्ट क्वेश्चन था। दूसरी बात ये है कि आपने इसमें क्या कुछ याद रखना है, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, जाहिर करने का तरीका आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। अब आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। देखें अगर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें मैं 3D फ़र्ज़ कर लेता हूँ। अब 3D में देखें, आप जानते हैं 3 एक्सिस होते हैं, आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ा था। 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। आपको याद होगा ये टॉपिक मैंने आपको इस तरह से करवाया था कि एक फ़र्ज़ करें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। आप इसको इस तरह भी फ़र्ज़ कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, फ़र्ज़ करें ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इनमें से किसे एक्स कहते हैं, किसे वाई और किसे जी कहते हैं। लेकिन जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो क्या है कि इन तीनों लाइंस के दरमियान एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री का। तो बेटा जो बात यहाँ पे बताना मकसद है वो ये है कि अगर कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए जो हम यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे वो है आई हैट। ऐसा वेक्टर जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा उसके लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज़ करेंगे उसे हम बोलते हैं जे हैट। इसी तरह
जी एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर यूज़ किया जाएगा दैट इज़ के हैट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो पहली एग्जांपल मैंने आपको क्या बताई कि एक्स वाई और जी एक्सिस की डायरेक्शन में अगर कोई भी वेक्टर है तो उस वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज़ करेंगे वो तरतीब के साथ क्या है, आई, जे एंड के। यानी एक्स एक्सिस के लिए आई, वाई के लिए जे और जी के लिए के। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है ये, द वेक्टर आर हैट विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। बेटा एक वेक्टर है जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ये मैं आगे चल के आपको अगले टॉपिक्स में करवाऊंगा भी। जैसे ये है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को जाहिर किया जाता है छोटे r से, स्मॉल r। और इस पोजीशन वेक्टर के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, स्मॉल r और ऊपर वेक्टर, ऊपर हैट यानी यूनिट वेक्टर का निशान। तो ये कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा यूज़ करेंगे, r हैट। इसी तरह एक और भी वेक्टर होता है जिसे नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, और नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ किया जाएगा वो है n हैट। कौन सा वेक्टर, अभी मैंने बोला है नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज़ करेंगे वो होगा n हैट। ठीक है जी। तो नॉर्मल वेक्टर होता क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई सरफेस है, कोई सीधी प्लेन है, ऐसा वेक्टर जो इसके ऊपर 90 के एंगल पे होगा आप उसे नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे। 90 के एंगल के लिए परपेंडिकुलर का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, रेक्टेंगल का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, इसी तरह से नॉर्मल का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। यानी ऐसा वेक्टर जो किसी गिवन सरफेस के साथ 90 के एंगल पे है, दैट वेक्टर इज़ कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर। ठीक है जी। तो ये आपको मैंने यूनिट वेक्टर बता दिया, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसकी कुछ एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट आ जाएं, आपके पास मज़ीद दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, और वो कौन कौन सी हैं, नल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर्स। बेटा नल वेक्टर जो है ये देखें, पहली बात तो ये कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। नल वेक्टर जो है, नल का मतलब है नथिंग, ज़ीरो। तो नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसकी अपनी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होती है। तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, इसलिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन। तो ये ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और इसकी आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है। अब नल वेक्टर आएगा कैसे, देखें आप देखते हैं स्केलर यानी नंबर्स में जब नथिंग कहना हो तो हम बोलते हैं ज़ीरो। इसी तरह वेक्टर्स में अगर नथिंग बोलना होगा तो हम बोलेंगे नल वेक्टर। ठीक हो गया। और उसकी एग्जांपल ये बड़ी आसान सी एग्जांपल है, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक वेक्टर है a, आप इस वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देते हैं। फ़र्ज़ करें ये माइनस a है। जब आप वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देंगे यानी हेड टू टेल को कंबाइन कर देंगे, इस तरह ड्रॉ करेंगे कि पहले का हेड दूसरे की टेल से मिले, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में आपको बताया है। ठीक है, तो फिर देखें अब रिजल्टेंट कैसे आएगा, फर्स्ट की टेल को आखिरी के हेड से मिलाएं, और फर्स्ट की टेल भी इधर ही है और आखिरी का हेड भी इधर ही है, ये जिसे मैंने यहाँ सर्कल लगाया। इसका मतलब है रिजल्टेंट कितना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जब रिजल्टेंट कुछ भी नहीं आएगा तो उसके लिए फिर हम वर्ड यूज़ करेंगे नल वेक्टर। यानी अगर किसी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर में ऐड कर दिया जाए तो जो आंसर आता है दैट इज़ नल वेक्टर। ठीक है। और बेटा नल वेक्टर को जाहिर करने का तरीका है ज़ीरो लिखकर ऊपर एरो का निशान। इसके बाद दूसरी आपके पास डेफिनेशन है दैट इज़ इक्वल वेक्टर्स। बेटा इक्वल वेक्टर्स जो हैं ये ऐसे वेक्टर हैं जो आपस में इक्वल हैं। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, बात ख़त्म हो गई। अब इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होगा, ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और उनकी डायरेक्शन भी इक्वल है। फिजिक्स में तो ये मतलब होगा।
यानी टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी उनकी मैग्नीट्यूड भी आपस में सेम होगी और उनकी डायरेक्शन भी आपस में सेम होगी। लेकिन आगे ये भी एक छोटी सी बात लिखी हुई है, रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ देयर इनिशियल पोजीशन, यानी वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं ये मैटर नहीं करता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फर्ज करें ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। अब आप देखें ए और बी इनकी लंबाई मैंने सेम रखी है और इनकी डायरेक्शन भी आपको नज़र आ रहा है कि सेम है। इसका मतलब है ए और बी आपस में इक्वल हैं, लेकिन ए और सी इक्वल नहीं है, इसी तरह बी और सी भी इक्वल नहीं है। अब देखें ए और बी इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का इक्वल होना ज़रूरी है। ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है। देखें इसकी टेल यहाँ पे, उसकी टेल कहीं और है, वो इधर से शुरू हो रहा है, वो कहीं और से शुरू हो रहा है। इट डज़ नॉट मैटर, यानी वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो याद रखने वाली है, वो क्या है कि इनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए और इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। आखिरी चीज़ यहाँ देखें, ये 3 टर्म्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। ऐसे वेक्टर जो आपस में कभी ना कभी जाकर मिल जाएं उनको बोलते हैं नॉन पैरेलल वेक्टर्स। इसी तरह ऐसे वेक्टर जिन्होंने आपस में कभी भी नहीं मिलना और उनका आपस में एंगल कितना हो, 0 डिग्री का, यानी सेम डायरेक्शन हो, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। इसी तरह ऐसे वेक्टर जिन्होंने आपस में कभी नहीं मिलना लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री है, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब आप ज़रा गौर करें, नॉन पैरेलल का इसका मतलब है, फिर ये मतलब होगा कि ऐसे वेक्टर जिनका ना तो एंगल 0 है और ना 180 है, उनको हम बोलेंगे नॉन पैरेलल वेक्टर्स। यानी इनका एंगल 0 और 180 के दरमियान में कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा ये अभी जो मैंने आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस करवाई हैं, जो मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, ये या तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं या ये एमसीक्यूज़ के लिए हैं। ठीक है जी, यानी आप नल वेक्टर जो है इसकी डेफिनेशन जो है ये एमसीक्यू में भी वो पूछ सकता है और यूनिट वेक्टर भी इसी तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का आसान सा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।